तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षपाल का पेपर, ठीक है। और कक्षपाल का पेपर पार्ट 1 में हम लोगों ने कर लिया था। झारखंड राज्य में कक्षपाल में जो पूछा गया था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 52 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और उसमें पूछा गया था आपका जीके 15 को था, झारखंड जीके 15 को था, ठीक है। और मैथ के क्वेश्चन किए थे लगभग 20 को, ठीक है। तो 20-22 को मैथ के क्वेश्चन किए थे। और इसमें हम लोग करने वाले हैं भाग 2 में, इसमें हम लोग करेंगे पूरा का पूरा आपका व्याकरण, ठीक है। व्याकरण करेंगे और मैथ करेंगे। यह भाग 2 में बस इतना ही आएगा, व्याकरण और मैथ पूछा गया था। अब सिलेबस हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए कक्षपाल किसको कहते हैं, तो जेल में जो लोग क्या बोलेंगे, जेल में जो लोग होता है ना, ये काम करता है कि आपको इससे मिलना है इतना टाइम पे, इतने टाइम, मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए कांस्टेबल, ठीक है। जेल के कांस्टेबल को कक्षपाल कहते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। शुरू होता है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट यार, देखिए मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा दिक्कत ही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका रेशियो निकालना है, जैसे कि ये है आपका 24, 64, 39। तो ये आपका इस तरह से है 24/64 और समानुपात है, यानी कि बराबर 39/x। कुछ नहीं है तो इसको फाइंड करना है x को, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, इधर जाएगा, ये 39 के साथ गुना होगा 64 और ये 24 से डिवाइड लगेगा इक्वल टू x होगा इधर, ठीक है। तो जितना आएगा आपको इस तरह से करना है आंसर सॉल्व। तो दोस्तों टोटल आपके 67 तक मैथ के क्वेश्चन हैं, ठीक है। 67 तक किसके क्वेश्चन है, मैथ के सीरीज के क्वेश्चन हैं। और ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री से नहीं है, सब यही सब है, रेशियो है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर आपके एरिया से क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, ठीक, अलजेब्रा से क्वेश्चन है। तो ये 67 तक यहाँ पे होता है। 68 से आपका जो है यहाँ से आपका शुरू हो जाता है व्याकरण। तो चलिए हम लोग व्याकरण को करके देखते हैं। देखिए व्याकरण में हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, ठीक, विसर्ग से पहले अ या आ हो तथा विसर्ग के बाद ओ या आ हो, ठीक है, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर्ण हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई विसर्ग, ठीक है, विसर्ग होता है तो उसके पहले अगर अ या आ हो तथा विसर्ग के बाद अगर अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर्ण विसर्ग का हो जाता है, अन्य स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है। देखिए बहुत ही कन्फ्यूजिबल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे में जो है ना विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है, मतलब वह गायब हो जाएगा, वहाँ पे दूसरे वर्ड का प्रयोग हो जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक्रांत होते हुए भी स्त्रीलिंग नहीं है। मतलब कि इक्रांत मतलब हर्षई के आकार में, ठीक है, जैसे कि नदी, ये भी हर्षई के आकार में है, अंतिम में है जी नदी, तो आ जाएगी दुर्गई, आ गई नदी, ठीक। दही, दही में भी दुर्गई है, लड़की में भी दुर्गई है, देवी में भी दुर्गई है, ठीक है। तो देखिए इक्रांत है, यानी कि ई लास्ट के अंत में है, अंत में ई यानी कि उसी को इक्रांत, लेकिन फिर भी दही जो है पुल्लिंग वर्ड है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दही, ठीक है। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मालिक का स्पेलिंग क्या होगा। तो सिंपल सा है, मालिक का क्या होता है, मालकिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मालकिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब 5-6 क्वेश्चन जो है आपके टफ है, बाकी सभी इजी क्वेश्चन है। 70 के बाद 71 नंबर है कि आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो आयुष का बड़ा भाई क्या देख रहा है, चलचित्र। तो यह कैसा वाक्य है, सरल वाक्य, नहीं जी नहीं, सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य, ना, कहीं और लिखा होता चाहे एवं, तब हम लोग बोलते हैं कि संयुक्त वाक्य है। तो यह कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है, यह मिश्र वाक्य है। आगे देखते हैं 72 नंबर है, श्री गणेश करना। आज मैं घर जाके
क्या करूँगा, मछली का श्री गणेश करूँगा मतलब मछली खाऊँगा यार, ठीक है, ऐसा नहीं है, नहीं बनाया हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। तो श्री गणेश करना मतलब काम शुरू करना, हम सभी जानते हैं, ठीक है, प्रारंभ करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़े, 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्या विशेषण शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, ठीक है। तो क्या विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, क्या लगता है आपको, बनाई जाएगी? बिल्कुल हाँ, बनाई जा सकती है यार। विशेषण शब्द कोई भी ले लीजिए, उससे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं अच्छाई, अच्छाई क्या है, विशेषण है, ठीक है, विशेषता बताई है। तो अच्छाई से क्या हो जाएगा, अच्छाईपन, मतलब उसमें बहुत सारी अच्छाई के गुण हैं, ठीक है। दुख से क्या हो जाता है, दुख एक विशेषता है, उससे आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा दुखदाई, ठीक है, इस तरह से आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद होता है, कोई प्रधान होता है, ठीक है। मतलब जिस समास का प्रथम पद और अंतिम पद कोई भी प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद का एक निर्माण होता है नए पद का, तो दोस्तों इस शब्द को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई भी आदमी मेन नहीं है, बहुत आदमी है लेकिन कोई भी आदमी मेन नहीं है। दो गो पद होता है समास में, प्रथम पद उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लंबोदर, ठीक है, तो लंबो जोड़ उदर, यही हो गया लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, यानी कि श्री गणेश जी, ना तो इसमें लंबा प्रधान है ना ही उदर प्रधान है, तो कौन प्रधान हो गया, एक तीसरा शब्द निकल के आ रहा है, लंबोदर का मतलब श्री गणेश, तो वह तीसरा शब्द हो जाएगा प्रधान, ठीक है। 75 नंबर देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसी भी वस्तु या प्राणी का क्या बताता है। दोस्तों गुणवाचक विशेषण किसी भी वस्तु या प्राणी की क्या बताता है, गुण, दोष, आकार या अवस्था का बोध कराता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चरण कमल बंदो हरियाई, इसमें चरण कमल में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरियाई, इसमें चरण कमल में कौन सा अलंकार है, देखिए अनुप्रास अलंकार, ये सब आपको पढ़ लेना है, और रूपक अलंकार, अनुप्रास और अलंकार आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार है। आगे देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार के कितने भेद होते हैं। दोस्तों शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार के, देखिए इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं कहीं पे मैक्सिमम चीज़ों में आपका 4 होता है और कहीं कहीं पे 5 होता है, तो आप लोग अब जब टिक लगाएंगे, किसी किसी बुक में आपको 4 मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको 5 मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है कि नौजवान बेटे के मरते ही उसके बूढ़े बाप पर क्या गिर पड़ा पहाड़ गिर पड़ा। हम लोग बोलते हैं ना कि पहाड़ गिर पड़ा है, क्या पहाड़ गिरा है तुम्हारा जो इतना टेंशन ले रहा है, हम लोग बोलते हैं ना, तो क्या गिर पड़ा, पहाड़ गिर पड़ा, मतलब सही में नहीं गिरता है यार, कहावत है एगो, ठीक है। तो कहावत सब भी आपको पूछा जाएगा। 79 नंबर है कि बहुत भूख लगना, दिए गए अर्थ के लिए ठीक मुहावरा क्या है, बहुत भूख लगना, तो क्या हो जाएगा, बहुत भूख लगना मतलब पेट में चूहे दौड़ना, ठीक है। पेट में भूचाल आना, नहीं यार भूचाल कहाँ से आएगा, पेट में चूहे दौड़ना। हम लोग बोल रहे हैं यार मेरे पेट में चूहे दौड़ रहा है, मतलब बहुत ज़ोर से भूख लग गया है, ठीक है, जल्दी से कोई खाना ला दो नहीं तो यहीं पे लौट जाएंगे। 80 नंबर है, क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे हम लोग बोलते हैं काल, ठीक है, क्या बोलते हैं, काल, और इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ठीक है। अगला है काली घटा का घमंड घटा, शेर जैसा है, मतलब शायरी जैसा है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। तो काली घटा में घमंड घटा, इसमें जो है यमक अलंकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सामासिक पदों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों समासिक पदों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसमें समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और अंतिम पद, इसको जब हम लोग अलग कर देते हैं तो इसी को कहते हैं समास विग्रह, ठीक है। तो 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर, भाववाचक में क्रिया सदैव क्या होती है।
तो दोस्तों भाववाचक में क्रिया सदैव क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा यह जो है एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होता है। ठीक है, भाववाचक में जितना भी होता है क्रिया सदैव एक वचन रहेगा, अन्य पुरुष रहेगा और पुल्लिंग रहेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है धनुज, दानव, मनु, जात या अमर। अमर एकदम डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग आंसर फाइंड आउट कर लेंगे कि अमर जो है ना नहीं है पर्यायवाची। ठीक है, अमर मतलब दूसरा कुछ होता है। क्या होता है? जो कभी नहीं मरता है उसे अमर बोलते हैं, और जो कभी बीमार न पड़े उसे क्या बोलते हैं? अजर। हे अजर अमर अभिलाषी तू अनमित पूरनमासी। कहानी याद है, सॉरी गाना याद है। अगला है अनाथ बच्चे माँ की ममता पाने के लिए तरस रहे थे। ठीक है, वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? देखिए यहाँ पे ममता ये एक नाम है, लेकिन कैसा नाम है? भाववाचक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ममता देखिए कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। ठीक है, आप में से किन्हीं का ममता नाम है क्या जी? आप लोग भाववाचक में आते हैं, भाववचन। ठीक है, अगला है देखिए भाववाचक किसे कहते हैं? जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल हम लोग जानते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है, ये जानते हैं क्या है? ठीक है, जिसको छू नहीं सकते हैं, केवल हम लोग अनुमान अनुभव कर सकते हैं कि उसके अंदर ममता है यार, वह आदमी हम्बल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अचला शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो अचला शब्द का पर्यायवाची नहीं है कौन? व्योम। व्योम अचला शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आगे देख लेते हैं। बाकी सभी पृथ्वी, धरा, भूमि ये सभी जो है अचला शब्द का पर्यायवाची है। अचला मतलब वही होता है पृथ्वी, जमीन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है सर्वनामिक विशेषण किस शब्द के पहले लगता है? दोस्तों सर्वनामिक विशेषण किस शब्द के पहले लगता है? संज्ञा के पहले सर्वनामिक विशेषण लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तरीवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, ये सब जितना भी है आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, हम सभी जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 नंबर। इसमें पूछा गया है कि पल्लव शब्द से कौन सा विशेषण शब्द निर्मित होगा? ठीक है, तो पल्लव शब्द से कौन सा विशेषण शब्द निर्मित होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका पल्लवित। ठीक है, पल्लव से क्या हो जाएगा? पल्लवित। 91 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है प्रति जोड़ एक के मेल से क्या बनेगा? तो प्रति जोड़ एक से बनेगा प्रत्येक, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रत्येक बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजक चिन्ह किस समास में होगा? देखिए दोस्तों, योजक चिन्ह हम लोग इसको बोलते हैं डैश को। डैश को जैसे लिख दिए दिन रात, दिन रात, तो बीच में देते हैं ना ये डैश वाला। माँ बाप, तो माँ और यहाँ पर डैश देके फिर बाप लिखते हैं। ठीक है, मतलब बाप तो नहीं, पिताजी ये लिखिए, लेकिन बाप सबसे ओरिजिनल है यार। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। योजक चिन्ह किस में लगता है? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास किसके कहते हैं? तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, ना तो कोई पद छोटा ना ही कोई पद बड़ा। अब बोलिए माँ बाप में कौन बड़ा है? माँ बड़ा है ना बाप बड़ा है? दोनों समान है। दिन रात में कौन बड़ा है? दिन बड़ा ना रात बड़ा? दोनों समान है यार। ठीक है, अंदर बाहर में कौन बड़ा है? अंदर बड़ा है ना बाहर? दोनों बराबर है। तो द्वंद्व होते रहता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, झगड़ा होते रहता है, इसलिए इसको द्वंद्व समास कहा जाता है। मतलब याद रखने के लिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, और उसमें योजक चिन्ह लगता है, सबसे बड़ी पहचान है। अगला है निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? जिसमें मैं आता है, मैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? मैं उत्तम पुरुष हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर का पर्यायवाची है? तो शरीर का पर्यायवाची क्या है? अंग। देखिए यहाँ पे सी नंबर में है, काया, देह, तीनों हो जाएगा। तो पर्यायवाची यार काया भी है, शरीर का पर्यायवाची है, अंग नहीं होगा, तब यहाँ पे काया हो जाएगा। काया ज़्यादा बेटर है, तो ऑप्शन हम लोग ए टिक लगाएंगे। अंग भी होता है, ठीक है, लेकिन शरीर का एक विशेष अंग हो जाता है इसमें। लेकिन अगर पूछ दे कि शरीर का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आप लोग अंग भी लिख सकते हैं, या फिर देह ज़्यादा बेटर रहेगा। काया, देह, शरीर। ठीक है, आगे देखते हैं 95 नंबर। मैंने उसे
पढ़ाया और नौकरी दिलाई। अरे बाबा, तुमने नौकरी दिला दी यार, हमको भी दिला दो यार, ज़रूरत है। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई प्रस्तुत वाक्य में किस वाक्य भेद का उदाहरण है? तो देखिए इसमें किस वाक्य, यहाँ पे और लगा है। मैंने अभी बताया था ना कि और एवं लगाने से क्या हो जाता है, वाक्य क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे हम और आप जुड़ गए हैं अभी, सागर और दर्शक। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला है अनुज ने देखा कि मोर नाच रहा है। प्रस्तुत वाक्य में मोर नाच रहा है कौन सा आश्रित उपवाक्य है? तो दोस्तों आश्रित उपवाक्य कौन सा है, नाच रहा है, नहीं नाच रहा है। प्रस्तुत वाक्य में मोर नाच रहा है कौन सा आश्रित उपवाक्य? देखिए यहाँ पे आश्रित उपवाक्य लिख दिया है कि मोर नाच रहा है, तो यह कैसा आश्रित उपवाक्य है, ये चीज पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य है। क्या है, संज्ञा उपवाक्य। देखिए मोर संज्ञा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर, मैं स्वयं चला जाऊंगा। आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं है। देखिए जब आप लोग कल मैं बाइक से आ रहा था, एक क्या बताओ, चलिए देखिए कभी भी ना जब कोई आदमी जाए, आप बाइक में हो और किसी को ज़बरदस्ती मत पूछिएगा कि जाना है भाई, बोल देगा नहीं नहीं आप जाइए, मैं अपने आप चल जाऊंगा। ठीक है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो ये उन लोग का डर लग जाता है कि कहीं ये आदमी कुछ कर देगा क्या जी। चलिए इस तरह तो मैं स्वयं चला जाऊंगा निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, वाक्य में कैसा सर्वनाम है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो सर्वनाम कैसा है यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम है। मैं, स्वयं, स्वयं जहाँ पे आता है ना, स्वयं, अहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा जहाँ पे भाव आने लगा ना, तो यह निजवाचक सर्वनाम है। और जिस व्यक्ति में स्वयं, मैंने स्वयं किया है, यह घमंड का प्रतीक है कि उस व्यक्ति में घमंड आ चुका है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी बोलता है कि मैंने इस कार्य को किया है सिद्ध, ठीक है, तो यहाँ पे घमंड की वाली बात हो गई है। बोले यार किसी तरह कर रही है, हो गया मेरे से, अब क्या, इसके लिए कितना धन्यवाद बोलिएगा। ऐसा ऐसा मतलब अपने कृति को कभी ना दूसरों के सामने ये मत बोलिए यार मैंने बहुत ग्रेट काम किया यार। निम्नलिखित में से किसके लिए एक वचन का प्रयोग भी बहुवचन में होता है? तो एक वचन का प्रयोग बहुवचन में होता है किसके लिए? देखिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रियों के लिए? नहीं 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 नहीं, आदरणीय। आप एक आदमी अगर रहेगा ना, फिर भी हम उसको आदरणीय जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, मेरे आदरणीय शिक्षकगण, चाहे मेरे आदरणीय शिक्षक, चाहे मेरे आदरणीय वाइफ, जो भी आपकी, मेरे आदरणीय बंधु, मेरे आदरणीय भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो उत्साह, मृत्यु, चक्रव्यूह या संकल्प। आपको देख के लग गया होगा लास्ट में एकांत है, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु क्या है, एक स्त्रीलिंग है। आगे देख लेते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर, इसमें पूछा गया है कि ऋतु शब्द का बहुवचन इनमें से क्या होगा? दोस्तों ऋतु का क्या होता है, ऋतुएं। ऑप्शन कौन सा होगा? अब देख लीजिए यहाँ पे ए नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा, ऋतुएं। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के आपके सभी क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। एंड इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आपने भागवन नहीं देखा है तो भागवन देख सकते हैं, मैंने भागवन को भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।